दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात कर रहा था। और राजस्थान के इतिहास में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हम किस बारे में बात कर रहे थे तो आपको पता ही होगा। हमारी जो पिछली क्लास थी वो महाराणा कुंभा की थी, और वो हमारे महाराणा कुंभा पर हमने 2 क्लासें बना ली है। अब जो हमारी ये तीसरी और हो सकता है यह आखिरी क्लास हो। बड़े राजा है, बड़े राजा की बड़ी कहानियाँ, बड़ी क्लास है, बड़े उसने काम। और वैसे भी महाराणा कुंभा मेवाड़ का सबसे बड़ा राजा है। जो काम हमने आज तक महाराणा कुंभा के सारे पढ़े हैं वो काम एक इंसान कर ही नहीं सकता। इस बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि महाराणा कुंभा के बारे में आज़ादी के बाद एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी कहती है कि भाई एक आदमी अकेले इतने सारे काम कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन किए है सर, तो मानना पड़ता है। महाराणा कुंभा हमने पहली क्लास में पढ़ा था, राजनीतिक उपलब्धियां। उसमें हमने महाराणा कुंभा के द्वारा किए गए युद्ध, संधियां और संघर्ष, वो सारी कहानी पढ़ी थी। उसके बाद हमने सेकंड क्लास जो महाराणा कुंभा की पढ़ी थी वो थी हमारे सांस्कृतिक उपलब्धियों की। उसमें हमने कुंभा के द्वारा सांस्कृतिक उपलब्धियों में हमने 4 टॉपिक पढ़ने थे। 4 टॉपिक में हमारा एक टॉपिक था निर्माण पर। निर्माण वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि कुंभा ने क्या क्या निर्माण करवाया। फिर हमारा एक टॉपिक था कुंभा की साहित्य। तो साहित्य में कुंभा का क्या क्या था वो हमने पढ़ लिया। मतलब 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। इसके जो अब वाले जो टॉपिक बच रहे हैं ना, उसमें हम पढ़ेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, और एक जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो है उपाधियां। ये अपने दोनों टॉपिक बच रहे हैं। हम बेसिकली इन दोनों टॉपिक के अलावा भी बातें करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अलग से विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं कुंभलगढ़ के बारे में दूंगा, और थोड़ी बहुत जानकारी मैं रणकपुर के जैन मंदिर, और बाकी थोड़ी बहुत जो जानकारी बच रही होगी वो मैं आपको दूंगा। निर्माण कार्य, साहित्य, ये 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे सांस्कृतिक उपलब्धियों में। रिवीजन करवा देता हूं मैं, जो हम हर क्लास के पहले करते हैं। तो थोड़ा उससे क्या कि आपका कनेक्शन हो जाता है कि हमने पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, तो मेरा भी हो जाता है कि भाई मैंने पिछली वाली क्लास में ये पढ़ाया था, अब मेरे को यहाँ से शुरू करना है। चीज़ें थोड़ी एक लाइन में चलती है। हमने जो पहले वाली जो क्लास में पढ़ा था वो था कि भाई महाराणा कुंभा की साहित्य, जो एक तो पढ़ा था निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में मैंने आपको क्या बताया था कि कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। फिर कुंभा अपने जो कवि राजा श्यामल दास जी है उनके अनुसार, उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, उसके अनुसार कुंभा मेवाड़ में टोटल दुर्ग है 84, उसमें से 32 किले या 32 दुर्गों का निर्माण कौन करवाता है? महाराणा कुंभा। तो एक महानतम राजा की इससे बड़ी क्या पहचान हो सकती है कि वो निर्माणों में भी इतने बड़े 32 किले बनवा रहा है। एक किला, एक मकान न बने यार आजकल लोगों। प्रधानमंत्री का आवास योजना के तहत मकान न बन पा रहे लोगों को, भाई 1-1.5 लाख रुपया तो गवर्नमेंट दे रही है, उसके बावजूद भी लोग पागल से क्या मकान नहीं बन पा रहे। एक बंदा राजा है, लेकिन बहुत सारे राजा हुए यार, इतने कई सारे राजा हुए, बाकी वालों ने तो इतना काम नहीं करवाया, क्योंकि एक तो समझदार बंदा है। मैंने मतलब कहीं पढ़ा है, वैसे तो एग्जैक्टली फैक्ट्स पता नहीं है, लेकिन मोकल जी जब राजा थे, कुंभा जब छोटा था, तो कहते हैं कि कुंभा के जो थोड़ी बहुत जो शिक्षा प्राप्त की थी ना कुंभा ने, कलकत्ता, जो अभी हम कोलकाता बोलते हैं ना, उस समय उसको कलकत्ता बोला जाता था, वहाँ पर कोई विश्वविद्यालय या विद्यालय है, वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन ये कहने की बात है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि 800 साल पहले कोई कलकत्ता में विद्यालय रहा होगा। तो ये सारी बातें हैं, कहीं से सुनी है, आपको बता दी, आप भी यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना और किसी और को बता देना, वो सुनकर काटता रहेगा। तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रखने की है कि यार चीज़ें कहाँ से कहाँ, पूछा भी नहीं जाएगा कि कुंभा ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। अपने जो टॉपिक है कि भाई उसने निर्माण कार्य तो 32 दुर्ग बनवा दिए वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद पुस्तक का लेखक कवि राजा श्यामल दास जी है। अब उसने और क्या निर्माण करवाया? चित्तौड़ में उसने एक तो चित्तौड़ में, एक कुंभलगढ़ में, और एक अपने बसंतगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया। एक दुर्ग बनवाता है कुंभलगढ़, एक दुर्ग बनवाता है वो अपने मचान दुर्ग, जो सिरोही में मेरों पर नियंत्रण करने के लिए। भोमर दुर्ग कहाँ पर?
उदयपुर में भीलों पर नियंत्रण के लिए। फिर वो एक दुर्ग बनवाता है अपने अपने क्या नाम उसका, बसंतगढ़ सिरोही में, वो दुर्ग भी उसका। तो ये बड़े बड़े से अपने दुर्ग बनवाए थे, बाकी 32 पूरे वाले हम पढ़ नहीं पाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं कुंभा ने जो ये दुर्ग बनवाए थे ना, इनमें से कुंभा एक विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान शिव का तो भक्त था ही, लेकिन विष्णु भगवान का भी बड़ा भक्त था। इसलिए वो चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ जो जहां पर पुनर्निर्माण करवाया ना, उस दुर्ग में 3 जगह कुंभ स्वामी मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर, जो कि भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान का मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण करवाता है। फिर और क्या करवाता है कुंभा, तो कहते हैं कि कुंभा का कोषाध्यक्ष हुआ करता था वेलाग भंडारी। वो चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी, जो कि वास्तव में एक शांतिनाथ जैन मंदिर है, अभी वो श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाता है। कौन? वेलाग भंडारी। कौन है वेलाग भंडारी? तो कुंभा का कोषाध्यक्ष है। और कुंभा के बारे में ये तो निर्माण कार्य के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कुंभा के साहित्य के बारे में। निर्माण वाला हो गया, हमने उस वाली क्लास में साहित्य के बारे में पढ़ा था। साहित्य में कुंभा के बारे में यह है कि हम कुंभा की बुक्स पढ़ रहे थे। कुंभा की महानता की वो जो पहचान है वो उसके साहित्य में झलकती है कि उसको कितनी भाषाएं आती थी, उसको कितना नॉलेज था संगीत के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में, नृत्य के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके जो दरबारी विद्वान थे उसके बारे में बात करेंगे आज वाली क्लास में, और उसकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे आज वाली क्लास में। मैं थोड़ी सी साहित्य की भाई रिवीजन करवा दूं कि भाई कुंभा ने मोटी मोटी सी बुक्स लिखी थी, बड़ी वैसे तो बहुत सारी बुक्स लिखी थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, जो आज तक के एग्जामों में पूछी गई बुक्स है, वो है सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध कहते हैं। इसका एक ही नाम है, सूड प्रबंध हो या सुधा प्रबंध। एक बुक तो इसने ये लिखी थी। फिर इसने संगीत राज लिखी थी जो 5 भाग में है। कामराज रतिसार लिखी थी इसने जो 7 भाग में है। फिर संगीत मीमांसा लिखी थी। फिर संगीत सुधा लिखी थी। इनमें भी हमने संगीत राज को इंपोर्टेंट माना है। और संगीत राज के बारे में कहा जाता है कि संगीत राज जो है ना, इसके 5 भाग है जो अपने को याद होने चाहिए नाम। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 भाग है किसके? संगीत राज बुक के। फिर कुंभा ने भारत में लिखी गई अन्य संगीत वाली जो बुक्स थी ना, उस पर टीका लिखी। तो किस बुक पर टीका लिखी? एक बड़ी बुक है, आप लोगों ने गीत गोविंद नाम करके, ये जो गीत गोविंद नाम करके जो बुक है ना, यह है जयदेव की। 1166 ईस्वी के समथिंग की बुक है गीत गोविंद। संगीत की भारत की महानतम बुक है, बहुत अच्छी बुक है। कहते हैं कि भारत में जो संगीत की सबसे कोई बेस्ट बुक हुआ करती थी उस समय में, वो गीत गोविंद हुआ करती थी। उस पर कुंभा उस पूरी किताब को पढ़ता है और कुंभा को लगता है कि यार बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कुंभा उस बुक का शॉर्ट नोट्स तैयार करता है और उस शॉर्ट नोट्स को बोलते हैं टीका, और उस टीका का उसने नाम दिया था रसिक प्रिया। फिर वो चंडी शतक एक बुक है बाण भट्ट की, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स तैयार करता है, वहां पर भी वो टीका दे देता है, नाम नहीं देता है, केवल टीका लिख देता है। फिर वो एक बुक है सारंगधर की, अपने संगीत रत्नाकर, उस पर टीका लिखता है। तो ये कुंभा की। फिर मैंने कहा कि कुंभा की महानता यहां से दर्शाती है कि कुंभा उस समय में अलग अलग भाषाओं का विद्वान था, इसलिए कुंभा अलग अलग भाषाओं में 4 नाटक लिखता है। अतुल्य चतुरी जो कि संस्कृत में लिखा गया नाटक है। फिर मुरारी संगीत कन्नड़ भाषा में लिखा गया नाटक है। फिर वो नंदिनी वृत्ति जो मराठी भाषा में लिखा गया नाटक है। और जो एक उसने लोकल लैंग्वेज मेवाड़ी में लिख लिया था रस नंदिनी, तो ये वाले मेवाड़ी में लिखा गया नाटक है। कुंभा के ये 4 नाटक, इसकी बुक्स, इसकी टीकाएं आपको याद होनी चाहिए। मैंने दूसरी बार रिवीजन करवा रहा हूँ, या मैं कहूँ कि तीसरी बार रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में भी लगभग 2 या 3 बार बोला है, तो ये तीसरी बार रिवीजन हुआ है। आप घर पर प्रयास कीजिए इसको बार बार पढ़ने का। चीजें सिंपल है, केवल पढ़ना बार बार पढ़ता है। किसी भी शब्द को बार बार पढ़ने से चीजें दिमाग में आने लग जाती है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन लाइन है जो आप थोड़ी दिमाग में डाल दिया करो, या फिर मैं कहूँ कि कृत कृत अभ्यासी जड़मती होन सुजान। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली चीजें बार बार प्रयास करने से चीजें सरल होती है। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है कुंभा के दरबारी विद्वान। मैंने पहले भी बोला था कि अपने 2 टॉपिक बच रहे हैं, कुंभा के दरबारी विद्वान पढ़ लेते हैं। टॉपिक है अपना महाराणा कुंभा, तो मैं टॉपिक भी डाल देता हूं ताकि दिमाग में रहे कि पढ़ क्या रहे हैं। महाराणा कुंभा शासन इनका याद होना चाहिए।
ये कुंभा का शासन काल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान। मैं इनको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस में दिक्कत आएगी फिर। महाराणा कुंभा शासन लिख लो आप, 1433 से 1468 एडी ईस्वी। देखते हैं हम अगला वाला जो अपने टॉपिक है वो कुंभा का दरबारी विद्वान। ये कुंभा के दरबारी विद्वान, खुद कुंभा विद्वान आदमी है तो कुंभा के दरबार में भी विद्वान लोग ही काम करेंगे। दरबारी विद्वानों में हम पहला जो पढ़ेंगे कुंभा के दरबार में, एक बंगाल के व्यक्ति है कान्हैया व्यास जी। कहाँ के व्यक्ति हैं? बंगाल के। कान्हैया व्यास जी एक बुक लिखते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, और मेरे हिसाब से अपने जो राजस्थान वाले जो एग्जाम करवाते हैं उन सबकी तो फेवरेट बुक है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो याद रहे, कान्हैया व्यास जी की एक बुक है एकलिंग महात्म्य, नाम लिख देता हूं मैं, बुक का नाम है एकलिंग महात्म्य। ये कान्हैया व्यास जी बुक लिखते हैं कुंभा जी के समय में एकलिंग महात्म्य, और कुंभा जी को लाकर दिखाते हैं। फर्स्ट में इसका पहला पार्ट लिखते हैं और कुंभा जी को लाकर दिखाते हैं कि यार कुंभा जी मैंने ये बुक लिखी है, आप इसका पहला पार्ट लिखा है, आप पढ़िए। इस पहले पार्ट में मैंने आपके राज्य का वर्णन किया है, आपके राज का वर्णन किया है, जो आप राज कर रहे हो इसका वर्णन किया है, तो कैसा है। फिर मैं आगे इसका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट करके इसको खत्म करेंगे, पूरी किताब बनाऊंगा। कुंभा जी ने पढ़ा और कुंभा जी ने कहा कि यार मजा नहीं आया, जो राज वर्णन है ना वो तेरे बस की बात नहीं है। जो राजा का जो वर्णन है, मेरे बारे में मेरा वर्णन मेरे से अच्छा कौन कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्रथम पार्ट है ना, इसका प्रथम पार्ट एकलिंग महात्म्य का प्रथम पार्ट, प्रथम भाग कुंभा जी द्वारा लिखा गया। कुंभा ने लिखा, इस प्रथम भाग का नाम है राजवर्णन। प्रथम भाग का नाम क्या है? राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य बुक याद रहे, कान्हैया व्यास जी की बुक, इसका प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा द्वारा लिखा गया, यह भी याद रहे। फिर हम दूसरे दरबारी, पहले दरबारी विद्वान हो गए कान्हैया व्यास जी, दूसरे दरबारी विद्वान पढ़ते हैं थोड़े। एक बंदे का नाम है, आप मेहाजी नाम सुना हो अगर, ये मेहाजी जो है ना, ये उस समय के नरेंद्र मोदी जी है। यात्रा करने का बहुत शौक था इनको, तीर्थ यात्रा किया करते थे। कुंभा जी के समय में क्या करते थे? तीर्थ यात्रा। अब जो ये तीर्थ यात्रा करते थे ना, तो रेयरली 15-20 दिन में 25 दिन में कोई यात्रा करके आते और कुंभा जी को कहानी सुनाते थे। किसी समय इन्होंने गए ये यात्रा करने और 2-3 महीने आए ही नहीं। कुंभा जी इधर कहे कि मेहाजी कहाँ है, मेहाजी कहाँ है। फिर उस समय फोन वोन थे नहीं, तो कैसे ही पता चले। मेहाजी 3 या 4 महीने बाद आए और कुंभा जी के सामने प्रस्तुत होते हैं और कुंभा जी को कहते हैं कि, कुंभा जी पूछते हैं सीधे कि अरे यार मेहाजी किधर घूम रहे थे, दिखे ही नहीं, इस बार क्या विदेशी टूर था क्या आपका, कोई लंदन पेरिस घूमने चले गए थे। तो मेहाजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तीर्थ यात्रा करने गया था। तो इतने कौन से तीर्थ कर लिया आपने, 3-4 महीने आए ही नहीं। जिन्होंने कहा कि मैं 120 तीर्थ करके आया हूँ। कुंभा जी खुद तीर्थ यात्रा करने का शौकीन था आदमी, उनको लगता था कि यार ऐसा कोई आदमी जाए बाहर पहले घूमने, वो बताए मेरे को उस जगह के बारे में कि सर इस जगह जाइए, घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है, तो फिर मैं वहां जाके आऊँ। इसलिए मेहाजी का काम ही यही था, घूमने फिरने का, और ये काम दे रखा था कुंभा जी ने। कुंभा जी ने कहा कि कौन कौन से 120 तीर्थ करके आए बताओ मेरे को। मेहाजी ने बताना शुरू किया कि भाई मैं तो इधर कुंभलगढ़ में गया था, फिर कुंभलगढ़ से आपके उदयपुर आया, उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर देखा, फिर मैं वापस उदयपुर से सिरोही गया, सिरोही में जैनों के देलवाड़ा वाले मंदिर देख के गया, फिर मैं गुजरात में मंदिर देखे नहीं था। 2-4 मंदिर बताया और कुंभा जी ने कहा कि रुको, थांबा रुको, और एक काम करो,
इतने सारे मेरे को बताओ मत। एक काम करो, तुम तो बहुत सारे घूम के आए हो, इन सब की जो डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप एक नोटबुक में या डायरी में उतार कर मेरे को दे दो, मैं पढ़ लूंगा। इन्होंने कहा ये भी ठीक है। इन्होंने जो एक बुक लिखी, तीर्थ यात्रा करते थे तो इन्होंने एक बुक लिख दी तीर्थमाला, जिसमें तीर्थों का वर्णन करना है ना, इसलिए इन्होंने तीर्थमाला बुक लिखी। इस तीर्थमाला बुक में याद रहे ये 120 तीर्थ करके आए थे, इसलिए इस तीर्थमाला बुक में 120 तीर्थों का क्या है, वर्णन। कन्हैया व्यास जी, मेहा जी, दोनों की बुक्स आपको याद रहनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुंभा की जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स है उतनी ही इनकी भी इंपॉर्टेंट है, और कुंभा जी में जो भी लिखा जा रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था कि एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है। तो कन्हैया व्यास जी की ये बुक है। फिर हम पढ़ते हैं वापस अगला अपने जो दरबारी विद्वान है, यहीं पर मैं इसको मिटा रहा हूं कन्हैया व्यास जी वाले को। एक इनका दरबारी विद्वान है मंडन। आप इस नाम को बार बार सुनोगे, आगे भी सुनोगे, मंडन। वास्तव में यह आदमी जो है ना मंडन, ये साहित्यकार नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, ये है वास्तुकार। वास्तुकार इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, और मैं सीधे अपनी भाषा में कहूं तो ठेके लेता है ये मकान वकान बनाने का, मंदिर बनाने का। कारीगर है, कारीगर। तो आदमी क्या है, कारीगर आदमी। अब ये क्या करता था, तो इसने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है, कारीगर है उसका। लेबर भी रखता है साथ में, लेकिन मेन जो पढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी इसने किसके बारे में कर रखी थी, वास्तुकला के बारे में, इसलिए वास्तुकार हो गया। अब ये बुक क्या लिखेगा, इसको क्या आता है, तो इसने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसने बहुत सारी किताबें लिखी है। लेकिन आदमी जब वास्तुकार है तो बात किसकी करेगा भाई, कारीगर आदमी बात किसकी करेगा, घर झोपड़े बनाने की, मीडिया बनाने की, बिल्डिंग खड़ी करने की। सिविल इंजीनियर आदमी तो उसी के बारे में बात करेगा। तो इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक लिखी है, आपको उनकी बुक याद होनी चाहिए। एक बुक है इनकी देवमूर्ति प्रकरण। देवमूर्ति प्रकरण याद रहनी चाहिए। देवमूर्ति प्रकरण क्या है, देवमूर्ति प्रकरण में, तो देवमूर्ति प्रकरण जो बुक है ना, ये बुक अपने जानकारी देती है देवताओं की मूर्तियों को कैसे बनाया जाता है, सीधा ही नाम से ही पता चल रहा है। फिर इसकी एक बुक है राजवल्लभ। ये जो राजवल्लभ बुक है, ये राजाओं के महल, राजाओं के जो किले कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी देती है। एक बुक लिखी इसने वास्तुसार। ये वास्तुसार जो है ना, ये वास्तुकला की जानकारी देती है। अपने जो वास्तुकला, ये खुद वास्तुकार है, वास्तुकार कैसे बनना है इसने कहा कि अपने नोट्स लेके पढ़ो, ये वाले मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स से आप पास होंगे और आप वास्तुकार बनोगे मेरे जैसे। तो ये है। फिर और कौन सी बुक लिखी है इसने, और इसने बुक लिखी है अपने, इसके नाम से ही देख लेना आप, सिंपल सारी बुक है, रूपमंडन। रूपमंडन किसकी जानकारी देती है, रूप किसका होता है भाई, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा रूप देखना है, या आप किसी और चीज, जैसे भगवान श्री राम का हमारे अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मंदिर की, तो उनका हम रूप कैसे देखते हैं, उस मूर्ति में जो शक्ल बना रखी है, उस मूर्ति में जो चेहरा बना रखा है वही रूप होता है। तो रूपमंडन मूर्तियों में शक्ल या रूप देने का जो काम करती है ना, उस बारे में जानकारी दे रही है। और कौन सी बुक लिखी है, प्रासाद मंडन लिखी है। प्रासाद का मतलब, हिंदी का कोई स्टूडेंट हो तो याद रहे, प्रसाद का मतलब होता है महल, महल निर्माण की जानकारी है। घर, प्रसाद मतलब घर, महल होता है। एक बुक लिखी इसने कोदंड मंडन। कोदंड का मतलब धनुष होता है।
धनुष से संबंधित बुक है, धनुष विद्या से संबंधित बुक कौन सी है? कोदंड मंडन। ये मंडन की बुक है, मंडन याद रहे, मंडन की बुक से याद रहे। अब अपने जो चौथा दरबारी विद्वान है वो पढ़ते हैं। कुंभा का चौथा दरबारी विद्वान, चौथा दरबारी विद्वान जो है ना वो है नाथा, उसका नाम है नाथा। ये नाथा जो है ना ये अपने कारीगर भाई, वास्तुकारी भाई, मंडन का ही भाई है, मंडन का भाई। अब किसी का भाई ठेकेदार है, वास्तुकार है, कारीगर है, तो उसको भी क्या काम आएगा? इसको भी वास्तुकार ही है ये भी। तो मंडन का भाई क्या है? वास्तुकार है। मंडन के भाई ने एक बुक लिखी, यहां पर मंडन ने बुक लिखी थी वास्तुसार, नाथा ने बुक लिखी थी वास्तु मंजरी। नाथा कहता है कि जो इन नोट से पास नहीं हो रहा है, जो भैया वाले नोट से पास नहीं हो रहा है, या उस किसी जैसे कोई इंटेलिजेंट आदमी होता है ना कि भाई कोचिंग के नोट तो पढ़ लिए सर, अब कौन सी किताब लेकर पढ़े, हमने ये वाला तो सारा पढ़ लिया है, अब सर मेरे को और बताओ कोई मार्केट से कोई बुक खरीदनी है। तो नाटक मंडन कहता है कि अपने वास्तुसार आपने पढ़ ली है, वैसे तो यही बहुत है अगर वास्तुकार बनना है तो, लेकिन फिर भी एक काम करना, वास्तु मंजरी ले लेना अपने भाई वाली। ये जो वास्तु मंजरी वाली बुक है ना ये ले लेना, इसमें थोड़ा बहुत अलग से दे रखा है भाई ने कि भाई मकान के बाहर बरामदा कैसे निकालें, छज्जे कैसे निकालें, वो वाला पूरी जानकारी इसने अच्छे से दे रखी है। तो ये वाली बुक है नाथा की, वास्तु मंजरी याद रहे। पूरा परिवार ही इसमें तो इन्वॉल्व है। अब मंडन का पुत्र आएगा गोविंद, ये गोविंद जी है ना ये मंडन के पुत्र हैं, मंडन का पुत्र है गोविंद। ये मंडन का पुत्र गोविंद जो है ना इसकी बुक आपको हमेशा याद होनी चाहिए। खुद ये भी वास्तुकार ही है, पापा वास्तुकार, काका वास्तुकार, चाचा मतलब। तो गोविंद खुद वास्तुकार है। इसने बहुत अच्छी अच्छी बुक लिखी है, इसकी बुक याद रहनी चाहिए आपको। कला निधि, कला निधि मैं कहूं कुंभा में इतनी बुक्स लिखा है जिसमें एक संगीत राज जितनी इंपॉर्टेंट है ना उतनी कला निधि इंपॉर्टेंट है। आजकल वाले एग्जामों में कला निधि बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। कला निधि जो बुक है ना ये बुक भारत की एकमात्र ऐसी बुक है जिसके अंदर महल, मंदिर जो बनाए जाते हैं ना, मंदिर कैसे बनाए जाते हैं मैं इधर बता देता हूं आपको। ये ऐसा कोई मंदिर होगा, अब मंदिर के ऊपर यह ऐसा एक इमारत होती है त्रिभुज वाली, इसको बोलते हैं शिखर, मंदिर का शिखर। ये वाला जो भाग है ना इसको कैसे बनाया जाता है, ये त्रिभुज वाला भाग, इसकी जानकारी है इसके अंदर। तो मंदिर के शिखरों से संबंधित जानकारी किस बुक में है? कला निधि से। मैं लिख देता हूं इधर आपको याद रहे। शिखर निर्माण से संबंधित, शिखर निर्माण से संबंधित। फिर इसकी बुक याद रहे आपको, कला निधि होगी द्वार दीपिका, राइटिंग समझ में नहीं भी आई तो भी मैं इतना दो बार बोल रहा हूं एक ही नाम को, द्वार दीपिका। नाम से ही पता चल रहा है द्वार कैसे बनाए जाते हैं। इधर ये पूरा शिखर कैसे बनाए, फिर कवाड़ कैसे बनाए, हमारे मेवाड़ी में कवाड़ बोलते हैं, राजस्थानी में दरवाजे को कवाड़ बोलते हैं, तो दरवाजे निर्माण की जानकारी है। फिर कला निधि, द्वार दीपिका। एक इसने अच्छी बुक लिखी है अपने उद्दार धोरिणी, उद्दार धोरिणी। उद्धार किसका करोगे भाई? कोई चीज जो बिगड़ गई है, कोई चीज जो टूट गई है उसका वापस उद्धार किया जा रहा है, तो पुनर्निर्माण से संबंधित जानकारी देती है कौन सी बुक? उद्धार धोरिणी।
जो ये उदार धोरणी बुक है ना, ये पुनर्निर्माण से संबंधित जानकारी देती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रहनी चाहिए एक और इसकी, सार समुच्चय। सार समुच्चय, ये सार समुच्चय बुक है ना, ये इसकी महानता को दर्शाती है। आदमी है क्या? वास्तुकार, मकान बनाता है, महल बनाता है। फिर इसने बुक लिख दी अपनी कि भाई मेरे ये वाले नोट्स काम करके मैंने महल बनाए। फिर इसने एक बुक लिखी है सार समुच्चय। ये सार समुच्चय बुक है ना, ये सार समुच्चय बुक जानकारी देती है किसकी? आयुर्वेद के ज्ञान की। आयुर्वेदिक डॉक्टर बंदा है ये। कौन? कि भाई कोई बीमार हो जाए तो ये गोले ले लो भाई, या दवाई ले लीजिए, यो चूर्ण खा लीजिए, या जड़ी बूटी पीसन खा लीजिए, आज पग मातो दुख रहे हो तो यह चीज ले लीजिए। यह चीज की जानकारी दे रही सार समुच्चय बुक। केवल ये अकेला नहीं है आयुर्वेदिक ज्ञान वाली चीजें याद रखने वाला या आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला। ये खुद जो मंडन है ना, इसकी भी एक बुक है वेद मंडन। वो बुक है ना, आयुर्वेद का ज्ञान देती है। तो याद रहे ये तीन, पिता का भाई और पुत्र, इनकी बुक्स याद रहे। यहां तक के तो हमारे दरबारी विद्वान थे जो इनकी सारी हमें किताबें ये याद रखनी है। अब बाकी वाले दरबारी विद्वानों के नाम जरूर याद रख लेना आप, उनमें बुक्स आप याद रखनी भी नहीं है और अपने को याद करनी भी नहीं है। अपने को उनके नाम पता होना चाहिए। उधर वो 6 हो गए, 7वां है रमाबाई। ये रमाबाई जो है ना, ये कुंभाजी की पुत्री है। कुंभा की पुत्री, ये वीणा बहुत अच्छे से बजाती है। वीणा ज्यादा अच्छी बजाती है, इसलिए इसको उपाधि मिली वागीश्वरी। वागीश्वरी की उपाधि मिली। ये रमाबाई का विवाह करते हैं कुंभाजी, और रमाबाई के पति का बाद में देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद रमाबाई विधवा हो जाती है। पहले हम जानते हैं कि ज़्यादातर औरतें अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी, लेकिन रमाबाई सती तो नहीं होती है। लेकिन कहते हैं कि कुंभा की महानता देखो कि कुंभा उस विधवा पुत्री को अपने यहाँ लेकर आता है मेवाड़ में, और कहते हैं कि जावर वाली जो मैंने बताया था ना, अपने महाराणा लाखा में हमने पढ़ा था, जावर माइंस से चांदी निकलना शुरू हो रही थी। तो वो जो जावर माइंस उदयपुर में है ना, वो वाली पूरी जागीर रमाबाई को देते हैं। बात ये नहीं है कि वो अपनी पुत्री को ये जगह दे रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये उस समय की बात है, आज से 800 700 800 साल पहले। क्योंकि आज तक लड़कियों को, औरतों को वो अधिकार नहीं मिल पाए जो 800 साल पहले एक राजा दे रहा है अपनी विधवा पुत्री को। जावर माइंस या जावर माइंस वाला जो एरिया है जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था उस समय मेवाड़ को, क्योंकि वहां से चांदी निकल रही थी तो उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था। उस वाली जागीर को किसको दे दी? रमाबाई को दे दी। तो महानता को दर्शाता है। आठवें इनके जो दरबारी विद्वान है वो है हीरानंद मुनि। कुंभाजी गुरु जी है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि कुंभाजी के साहित्य की शुरुआत की थी, तब मैंने कहा कि कुंभा के संगीत गुरु जो है ना, संगीत म्यूजिक टीचर, वो है कुंभा का सारंगधर, सारंग व्यास। सारंगधर नहीं है, सारंग व्यास। और कुंभा के जो नॉर्मल टीचर है ना, स्कूल वाले मारचाप, स्कूल में जो कुटे जो मारचाप आना, वह कुंभा जी के हीरानंद मुनि जी, ये कुंभा जी गुरु जी। फिर आपको याद रहे टीला भट्ट, ये भी कुंभा जी के ही हैं। टीला भट्ट आलिया भट्ट से तो संबंधित नहीं है, लेकिन उसी परिवार से हैं। कहें कि आलिया भट्ट इसी के परिवार से, तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि हाँ आलिया भी भट्ट है
और टीला जी भी भट्ट ही है। तो ये भट्ट जो है वो सारे आलिया भट्ट से संबंधित है या आलिया भट्ट उनसे संबंधित है। फिर ये तो इनके मेन दरबारी विद्वान थे। अब कुंभाजी के है ना, कहते हैं कुंभाजी सर्व धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। सभी धर्मों को सम्मान नजरों से देखना, सभी धर्मों को अपने यहाँ आश्रय देना, सभी धर्मों के बारे में अच्छे काम, या मैं कहूं कि सभी धर्मों के लोगों की सहायता करना, ये जो कुंभाजी की महानता को दर्शाता है। सभी धर्म के कैसे, कुंभाजी के यहाँ पर जैन विद्वान भी हुआ करते थे। जैन विद्वान, दरबार में जैन विद्वान भी थे। कौन कौन है जैन विद्वान? तो एक है सोम सुंदर सूरी है तो जैन ही है। फिर एक है सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और सोमदेव सूरी। जयशेखर जी एक है। भुवन कीर्ति, ये भुवन कीर्ति जी भी है ना, ये कुंभाजी के जैन विद्वान है। ये टोटल कुंभा के दरबारी विद्वान थे। मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आप बार बार 2-3 बार याद करोगे तो हो ही जाएंगे। दरबारी विद्वान वाला टॉपिक खत्म। अब हम कुंभा की टाइटल्स देख लेते हैं। उपाधियां, इतना महान राजा है कि इसको कई सारे टाइटल मिले हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइटल मिले हैं। उपाधियां, कुंभाजी को उपाधियां बहुत सारी मिली है। कुंभाजी ने अपने राजनीतिक वाले जो टॉपिक है ना, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, उसमें मैंने बताया था कि कुंभा ने किसको हराया था? मालवा के महमूद खिलजी को। कुंभा ने नागौर के शम्स खान को हराया, फिर उसने मुजाहिद खां को हराया, फिर उसने कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात का राजा है उसको हराया। तो कई सारे मुस्लिम राजाओं को हराया, इसलिए इसको एक उपाधि मिली, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान ये क्या होती है कि भाई मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण। मुस्लिम राजाओं को हराने के कारण। फिर ये उपाधि हो गई एक। दूसरी उपाधि है कुंभा का, मैंने कई सारे हमने किताबें पढ़ी है, उसमें कुंभा संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी देता है। इसलिए कुंभा की संगीत में बहुत ज़्यादा अच्छी रुचि होने के कारण कुंभा को एक उपाधि मिली है, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ये जो अभिनव भट्टाचार्य ये किसके कारण? संगीत के कारण। अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ होता है नया भरत मुनि। भारतीय इतिहास में एक भरत मुनि नाम का अच्छा राइटर हुआ है, उस संगीत का बहुत अच्छा महंतम राइटर हुआ करता था। उस अभिनव भट्टाचार्य के समय कुंभा, अब कुंभा कहता है कि मैं नया भरत मुनि हूं, मैं नया भट्टाचार्य हूं, मैं दूसरा भट्टाचार्य हूं, इतनी अच्छी सी संगीत वाली किताबें लिखने के कारण। फिर इसको एक उपाधि मिली राणो रासो। ये राणो रासो जो बुक है ना, सॉरी उपाधि, ये राणो रासो उपाधि मिली है। सभी राजाओं में मान था, एक राजा इतना कर रहा है तो मेरे हिसाब से दूसरा राजा तो इसके सामने फीके ही है ना। तो अन्य राजाओं को शिक्षा देता है ये कि भाई राजा कैसा होना चाहिए, राजा हो तो कुंभा जैसा। इसलिए राणो रासो की उपाधि मिली। एक उपाधि मिली इसे हाल गुरु। हाल का मतलब पहाड़ होता है, आप लोग पढ़ोगे हिंदी में। ये जो हाल गुरु उपाधि है ना, ये उपाधि मिली है इसे पहाड़ी दुर्गों पर।
पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा करने के कारण। पहाड़ी दुर्गों पर कब्जा कौन करता है? कुंभा करता है। एक उपाधि मिली है इसे चाप गुरु। फिर मैं कहूंगा कि चाप का मतलब धनुष होता है, तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको पता चलेगा कि भाई चाप का मतलब भी धनुष होता है। कुंभा धनुर्धर हुआ करता था, बहुत अच्छा, तो धनुष विद्या के कारण। एक उपाधि मिली है इसे दान गुरु। दान करता था बहुत अच्छे से, इसलिए दान गुरु भी कहा करते थे। कुंभा दान करता था इसलिए। क्या उपाधि मिली? दान गुरु। फिर कुंभा था अपने भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। मैंने पहले भी बताया, अपनी पहले वाली क्लास में भी मैंने भगवान विष्णु के बारे में कहा कि कुंभा शिव भक्त तो था ही। मेवाड़ वाले सारे एकलिंग जी के अपने आप को दीवान मानते थे, तो भगवान शिव के तो भक्त थे, लेकिन कुंभा भगवान शिव का तो भक्त था ही, लेकिन कुंभा किसका भक्त था? और भगवान विष्णु का। इसलिए इसको उपाधि मिली एक परम भागवत। परम भक्त है किसका? भागवत, यानी विष्णु भगवान का। फिर एक उपाधि मिली है इसे आदिवराह। वैसे यह आदिवराह वाली उपाधि है ना, सबसे पहले परमार राजाओं ने धारण करना शुरू की थी, लेकिन मेवाड़ में आदिवराह किसको कहा गया? कुंभा को। दोनों उपाधियां किस वजह से है? विष्णु भगवान के कारण। भगवान विष्णु के सेवक होने के कारण। आपको दिख रहा होना चाहिए, अगर यहां पर नहीं दिख रहा है तो आप याद रहे कि ये जो परम भागवत और आदिवराह वाली जो उपाधि है, ये भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण मिली है। ये कुंभा के टाइटल्स हैं, याद रहे। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासोहाल गुरु, चाप गुरु, दान गुरु, परम भागवत और आदिवराह, ये उपाधियां मिली है कुंभा को। अब थोड़ी सी जानकारी मैं बताऊं कि भाई यहां तक कुंभा अपने समाप्त हो चुका है, लेकिन ढंग से बताया जाए कि भाई कुंभा, और मैं अच्छे से जानकारी दूं तो कुंभा के पुत्र और पुत्रियों के बारे में, कि भाई कुंभा की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लें। तो हम देखते हैं कुंभा के परिवार में। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंभा के परिवार में अपनी एक तो रमाबाई हमने पढ़ लिया, जिसको वागीश्वरी की उपाधि मिली। फिर कुंभा ने जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से अपने पुत्र रायमल की शादी करवाई थी, तो एक पुत्र वो है। एक पुत्र कुंभा का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था उद्धव। कुंभा का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? उद्धव। वैसे मैं ढंग से कहूं कि ये जो नाम है, उसका बेचारे का नाम तो उदय रहा होगा, उदय लाल, उदय सिंह, ऐसा ही नाम रहा होगा, लेकिन अपने मेवाड़ में, अपने राजस्थान में लोगों के नाम बिगाड़ने में जो मजे आते हैं लोगों को, वो आज से नहीं, इतिहास में आते आ रहे हैं। इसका नाम बेचारे का उदय था, उद्दा 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 करने लग गए थे। तो ये जो उद्दा था ना, ये सबसे बड़ा पुत्र था कुंभा का। इसका अब क्या हुआ कि कुंभा जी वृद्ध हो गए। कुंभलगढ़ दुर्ग में रहा करते थे कुंभा जी, वृद्ध हो गए, लेकिन वही हट्टे गट्टे मान नहीं रहे थे। उनकी उद्दा कहे कि डोकरो मरे तो राजा बनूं, डोकरो मरे तो राजा बनूं। कुंभा जी वही फुल स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहे थे। उद्दा को लगे कि ये डोकरा मरेगा है नहीं, मैं राजा बनूंगा है नहीं। तो इस महानतम महाराणा कुंभा की, उसी के पुत्र उद्दा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में भगवान शिव की पूजा करते समय धोखे से हत्या कर दी गई, उसके पुत्र उद्दा के द्वारा। कुंभा जी की हत्या करने के बाद उद्दा राजा बन जाता है। उद्दा मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा बनता है। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा है तो वो उद्दा है, जो कुंभा जी को मारता है। अब कहते हैं कि उद्दा राजा बन गया, और राजा बनने के बाद उद्दा मेवाड़ में राज करना चाहता था, लेकिन ऐसे जो पिता को मारकर राजा बने, उसको तो जनता, उनके जो ये थे अपने जागीरदार, वो कैसे ही इसको एक्सेप्ट करें।
इसलिए कहते हैं कि जो सामंत थे, जागीरदार जो थे और जनता जो थी, इसने विरोध किया और इसको भगा दिया, हटा दिया यहाँ से। इसको हटाया और राजा किसको बना दिया? कुंभाजी की जगह, अपने उद्दा की जगह राजा बना देते हैं रायमल को। रायमल राजा बन जाता है, उद्दा यहाँ से भाग जाता है। कहते हैं कि उद्दा भाग कर कभी मालवा में घूम रहा था, उधर किसी राजा के यहाँ पर था। एक दिन तेज बारिश आ रही थी और वैसे भी उद्दा ने पिता को मारा था, तो पिता को मारने के बाद उसको जो सजा मिली है मेरे हिसाब से तो वैसे भी बहुत कम मिली है, और फिर महाराणा कुंभा जैसे राजा को मारने की सजा तो उसे बहुत कम मिली है। इसलिए कहते हैं कि उद्दा उधर मालवा की तरफ किसी राजा के यहाँ पर शरण में था, बहुत तेज बारिश आ रही थी और उद्दा पर कहते हैं कि बिजली गिरने से उद्दा की मौत हो गई। अब इससे आगे राजा बन जाता है रायमल। तो हम अगला वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा? रायमल जी के बारे में। लेकिन हमने पहले भी मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको विजय स्तंभ की और इनकी भी दे दूंगा, तो मैं बोल देता हूं। आप नोट्स में यहाँ पर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो लिखवा दूंगा। विजय स्तंभ आपको मैंने क्लास में पहले ही बता दिया था कि विजय स्तंभ जो हमारे बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है। 1437 में कुंभाजी कौन सा युद्ध जीते हैं? सारंगपुर युद्ध, और उसके बाद विजय स्तंभ बनवाते हैं। फिर विजय स्तंभ के बारे में जब विजय स्तंभ बनाना तो आसपास में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। आज जिस चीज को हम फेमस या पॉपुलर होना कहते हैं उस चीज को उस जमाने में कीर्ति प्राप्त करना कहते थे कि भाई विजय स्तंभ की कीर्ति चारों तरफ चल रही थी। मालवा की तरफ भी चल रही थी, अरे कुंभाजी ने चित्तौड़ में क्या विजय स्तंभ बनवाया यार, वो याद में, युद्ध की याद में, क्या ही है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवाई, बहुत अच्छी बिल्डिंग। तो कीर्ति बहुत अच्छे से मिल रही थी, इसलिए विजय स्तंभ का एक नाम है कीर्ति स्तंभ। अब कोई चित्तौड़ से कोई बंदा कहे कि सर कीर्ति स्तंभ तो दूसरा है, हम घूम के आए हैं, हम देख के आए हैं, तो भाई वो जैन कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ का एक नाम कीर्ति स्तंभ है और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जैन कीर्ति स्तंभ है जो विजय स्तंभ जैसा ही है लेकिन अलग है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। विजय स्तंभ को एक नाम हो गया कीर्ति स्तंभ। फिर विजय स्तंभ का एक नाम है अपने, बहुत अच्छी सी मूर्तियां बनी हुई है विजय स्तंभ के ऊपर, हिंदू संस्कृति की, हिंदू देवी देवताओं की समस्त मूर्तियां बनी हुई है। इसलिए विजय स्तंभ को मूर्तियों का भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। और बहुत अच्छे से बनी हुई मूर्तियां हैं, बहुत ज्यादा बनी हुई है, सभी देवी देवताओं की समस्त मूर्तियां बनी हुई है, कोई बिल्डिंग कोई पत्थर खाली नहीं छोड़ा है, मूर्तियां बहुत अच्छे से कलाकारी करके बनाई गई। इसलिए इसको बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ आइडल्स। मूर्तियों का अजायब घर बोला जाता है विजय स्तंभ को। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। कीर्ति स्तंभ कहा जाता है विजय स्तंभ को। फिर कुंभाजी ने बनवाया है। कुंभाजी किसके बड़े भक्त थे? विष्णु भगवान के। इसलिए कहते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है ना, ये एग्जैक्टली विष्णु भगवान को ही समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। तो आप जब विजय स्तंभ देखने जाओगे तो आप देखोगे कि उसके जो मेन फ्रंट में अब ऊपर जाने बंद कर दिया है, लेकिन फ्रंट का जो दरवाजा है ना उस पर ऐसे जाली लगी हुई है, और उस जाली से अंदर आप देखोगे तो आपको फ्रंट में एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखेगी विष्णु भगवान की। तो वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए विजय स्तंभ का एक नाम है विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज नाम है किसका? विजय स्तंभ का। फिर एक नाम है गरुड़ ध्वज। गरुड़ भी कौन है? विष्णु भगवान का ही है, तो गरुड़ ध्वज भी विजय स्तंभ का नाम है। अब विजय स्तंभ के इतने सारे तो नाम हो गए, लेकिन और क्या जानकारी है इनके बारे में हम बात करें तो विजय स्तंभ के बारे में जानकारी है कि विजय स्तंभ जो है ना वो 122 फीट उसकी हाइट है, चौड़ाई जो है ऐसे नीचे से वो है 30 फीट। 122 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। फिर विजय स्तंभ के बारे में और क्या जानकारी है जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकती है? तो विजय स्तंभ जब अपने राजस्थान के इतिहास का जो पिता कर्नल जेम्स टोड जब चित्तौड़ आया और उसने विजय स्तंभ देखा तो उसने कहा कि यार लोग बाग मेरे को उधर कुतुब मीनार करके ही फंसा रखा था, कुतुब मीनार से भी अच्छी बिल्डिंग तो चित्तौड़ में है। तो विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टोड कहता है कि भाई ये कुतुब मीनार से भी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी इमारत है। फिर जैसे एक और इतिहासकार है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूरोपियन इतिहासकार है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन जब चित्तौड़ आता है और वो विजय स्तंभ को देखता है
तो वो कहता है कि यार ये तो रोम के टार्जन टावर के जैसा है। रोम एक शहर है, वहां पर कोई एक इमारत है टार्जन टावर नाम की, उसके समान दिखता है विजय स्तंभ। ये बात कहता है कौन? फर्ग्यूसन। अब हम बात करें कि विजय स्तंभ के ऊपर और क्या जानकारी है, तो विजय स्तंभ के बारे में एक जानकारी है कि भाई विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी जो मंजिलें टोटल कितनी है भाई, इमारत के ऊपर जो टोटल मंजिल होती है ना स्टेप बाय स्टेप, तो 9 मंजिल इमारत है। मैंने बताया 122 फीट ऊंचाई, 30 फीट चौड़ाई है। इसके अंदर पूरा मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन कहते हैं कि इसकी 8वीं मंजिल जो है ना, 8वीं इमारत, 8वीं मंजिल, उस 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है, तो वो मूर्ति रहित इमारत है। फिर इसके जो तीसरी मंजिल है ना, तीसरी मंजिल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरी मंजिल के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह, और ये शब्द 9 बार लिखा हुआ है। तो अल्लाह शब्द अरबी भाषा में विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार लिखा गया है। अल्लाह 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 करके ऐसे 9 बार लिखा हुआ शब्द है। कौन सा? विजय स्तंभ की तीसरी इमारत में। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। याद रहे, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विजय स्तंभ की किस मंजिल में अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है, तो ऐसा तीसरी मंजिल में। फिर इस विजय स्तंभ के थोड़े वास्तुकार याद रहे आपको। वास्तुकार किसके? विजय स्तंभ के। हम विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं तो फिर वास्तुकार भी विजय स्तंभ की याद रहनी चाहिए। इसके वास्तुकार है जेता, पुंजा, पोमा और नापा। जेता, पुंजा, पोमा, नापा। जेता जो है ये पिताजी है और बाकी ये तीनों इसके पुत्र हैं। तो जेता, पुंजा, पोमा, नापा, ये थी हमारे विजय स्तंभ के बारे में बात। थोड़ी सी और बता देता हूं कि भाई विजय स्तंभ के ऊपर एक कीर्ति स्तंभ, मैंने बताया ना कि भाई उसका नाम एक कीर्ति स्तंभ भी है, तो उसके ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा पत्र, किसी की प्रशंसा करने के लिए पत्थर पर लिख दी गई प्रशंसा की भाई महाराणा कुंभा तो वो था, वो डींगे हाँकने वाला सिस्टम है। तो अपने जो प्रशस्ति लगी हुई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर, वो लिखी थी अत्रि और महेश नाम के 2 लोग थे। अत्रि और महेश, ये दोनों भट्ट भाई थे, वही अत्रि भट्ट महेश भट्ट। अत्रि महेश का पिताजी है। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है कहां पर? विजय स्तंभ पर, जिसको किसने लिखा? अत्रि और महेश भट्ट ने। फिर विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको बताऊं कि विजय स्तंभ पर है ना, विजय स्तंभ का ऐसा लोगो लगा हुआ है कि आज हम विजय स्तंभ को किस कहां पर, उसका इतनी अच्छी इमारत है तो कहीं ना कहीं तो उसका लोगो लगता होगा। तो राजस्थान पुलिस जो है ना, उसकी वर्दी पर आप देखोगे कि वहां पर आपको विजय स्तंभ का लोगो या सिंबल मिलेगा। तो राजस्थान पुलिस की वर्दी पर विजय स्तंभ का सिंबल। फिर आप आरबीएससी की जितने भी बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन सारी पर विजय स्तंभ का आपको थंबनेल मिलेगा, लोगो। फिर एक क्रांतिकारी का आपने नाम सुना होगा, वीर सावरकर, और अगर नहीं सुना है तो बहुत जल्दी आप उसका नाम भी सुन लोगे। मैंने किसी एक न्यूज में पढ़ा था कि वीर सावरकर के ऊपर अपने बॉलीवुड में कोई मूवी बना रहा है, एक्टर का एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, दीपक हुड्डा नहीं, वो तो प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, रणदीप हुड्डा नाम का एक एक्टर है, और वो अपने वीर सावरकर के ऊपर मूवी बना रहा है, तो वो आप देख लेना। वीर सावरकर जी क्रांतिकारी थे और उनका एक संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत जो था ना, उस संगठन का जो थंबनेल लोगो जो था ना, वो था विजय स्तंभ। और उस संगठन में जो भी लोग आते थे ना, जो ज्वाइन करते थे, उनको कहते हैं कि सावरकर जी उस विजय स्तंभ की एक तस्वीर थी, उसके सामने ले जाते और उसकी कसम खिलवाते कि भाई तू देश की खा, विजय स्तंभ की कसम कि भाई तू देश की निस्वार्थ सेवा करेगा, क्रांतिकारी रूप से सेवा करेगा। तो ये विजय स्तंभ के बारे में जानकारी थी। कुंभलगढ़ के बारे में जानकारी, ये वाली मैं क्लास पूरी अपने कुंभलगढ़, रणकपुर जैन मंदिर और एक अपने कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में जैन कीर्ति स्तंभ है, उसके बारे में जानकारी मैं अगले वीडियो में फास्ट में ही दे दूंगा। फिर हम वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।